Hello, friends. Welcome to Panoramic Diaries. आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिक सर्जरी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्लास्टिक सर्जरी बहुत फेमस है और आजकल ट्रेंड में भी है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें प्लास्टिक सर्जरी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। आखिर ये प्लास्टिक सर्जरी होती क्या है, किससे रिलेटेड है, लोग क्यों कराते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके। और कुछ लोगों को इसके बेनिफिट्स तो पता है, लेकिन अभी भी उनके मन में कहीं ना कहीं प्लास्टिक सर्जरी को लेकर डर है कि आखिर प्लास्टिक सर्जरी के साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते। तो आज हम इसी से रिलेटेड बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं अ वेल नोन प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सौरभ कुमार गुप्ता। हेलो सर। हेलो। सर, सबसे पहले तो हम आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। सो टेल अस अबाउट योरसेल्फ। रिमाशु, मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और प्लास्टिक सर्जरी करने के लिए कुछ ज़रूरी डिग्रीज की ज़रूरत होती है। मैंने अपनी इनिशियल प्लास्टिक सर्जरी ट्रेनिंग करी है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से, जो एक बहुत ही रिनाउंड कॉलेज है लखनऊ में। वहाँ पे 3 साल की ट्रेनिंग होती है और इसके बाद आपको जो है फर्दर फेलोशिप्स भी करनी पड़ती हैं। तो मैंने अपनी इनिशियल ट्रेनिंग किंग जॉर्ज से करी है, जो एक बहुत ही रिनाउंड कॉलेज है। प्लस उसके बाद अपनी फर्दर ट्रेनिंग्स के लिए मैं ताइवान गया था और अपनी फेलोशिप के लिए मैं जर्मनी गया था। प्लस अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी की ट्रेनिंग मैंने नीदरलैंड से करी है, जिसे हम हॉलैंड के नाम से जानते हैं। और ये सब चीज़ें करने के बाद फिर मैंने वास्ट एक्सपीरियंस गेन किया है प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर्स में और कॉस्मेटिक सर्जरीज में। और उसके बाद मैं वापस अपने देश में आया हूँ ताकि मैं यहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी प्रैक्टिस कर सकूँ और अपने जो लोग हैं यहाँ पे, जो मेरे कंट्री के लोग हैं, उन लोगों को ये हमें प्रॉपरली प्लास्टिक सर्जरी की फैसिलिटी दे सकूँ। सर, आपने प्लास्टिक सर्जरी को ही एज अ करियर क्यों चूज किया? देखिए, प्लास्टिक सर्जरी एक बहुत ही चैलेंजिंग ब्रांच है और प्लास्टिक सर्जरी का बेसिकली मतलब होता है टू मोल्ड। जैसे एक लैटिन वर्ड है टू मोल्ड। इसका मतलब ये होता है मोल्ड का, कि आपको जैसे वो उसको कुम्हार, जैसे आप जानते हैं पॉट मेकर है, वो पॉट बनाता है, मोल्ड करता है। उसी तरीके से हम लोग जो है हमारे पेशेंट्स को जो डिफरेंट डिसीजेज से सफ़र करते हैं उसको हम लोग मोल्ड करते हैं। और हम प्लास्टिक सर्जरी की जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। जनरली लोग सोचते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी केवल एक कॉस्मेटिक सर्जरी है, जबकि ऐसा नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी एज ए प्लास्टिक सर्जन हम लोग पूरी ऑन्को रिकन्स्ट्रक्शन में हैं, कैंसर सर्जरीज में हैं, आपके मेजर ट्रॉमेटिक सर्जरीज में हैं, ठीक है। और कोई मेजर ट्रॉमा होता है जिसमें कोई आपका बॉडी का पार्ट जो है आपका शरीर से लोगों के नीचे गिर जाता है, उसको हम वापस जोड़ देते हैं माइक्रोवास्कुलर सर्जरी से। प्लस उसके बाद हम लोग कॉस्मेटिक सर्जरी भी करते हैं जी। सर, जैसे आपने मुझे पहले बताया था कि प्लास्टिक सर्जरी में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, तो सबसे मेन और मोस्ट चैलेंजेस आपको कौन सा ऐसा लगा जो आपकी? देखिए, इसमें रिमांशु बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ही वैरायटी की सर्जरीज करते हैं और सारी ब्रांचेज आप देखेंगे, जैसे न्यूरो सर्जरी हुआ या कोई और ब्रांचेज हुई, यूरोलॉजी हुआ, तो उसमें केवल एक पर्टिकुलर ऑर्गन से आप डील करते हैं। जैसे न्यूरो सर्जन केवल ब्रेन से रिलेटेड होता है, ठीक है। यूरो सर्जन किडनी से, यूरिनरी ब्लैडर से आपका एसोसिएटेड होता है। प्लास्टिक सर्जन, कई बार लोग आके हमसे पूछते भी हैं कि प्लास्टिक का मतलब क्या है, आधे लोगों को नहीं पता होता है। तो मैंने वही जैसा आपको पहले बताया था कि प्लास्टिक सर्जरी टू मोल्ड, मतलब सारी चीज़ें हम लोग का ना कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया नहीं है सर्जरी का। हम लोग सिर से लेकर पाँव तक कुछ भी जो डिफॉर्मिटी होती है उसके लिए हम लोग करेक्ट करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो और डिफरेंट स्पेशलिटीज़ प्ले नहीं करती हैं, वो हम लोग करते हैं। ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी होता है, क्योंकि कई बार हम लोग ये फेस करते हैं कि कोई हमें इमीडिएट सॉल्यूशन, और कई बार हम लोग को ना कोई भी, जैसे हमारे सामने कोई केस आ गया, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा डैमेज्ड है या बहुत ही ज़्यादा है, प्लस इस तरह के केसेस में हमेशा टाइम ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट होता है। तो आपको डिसीजन बहुत तेज़ी से लेना होता है कि हम लोगों को करना क्या है, ताकि हम इस पेशेंट की लाइफ बचा पाएँ या पेशेंट की लाइफ में कुछ ऐसा मॉडिफाई कर पाएँ कि जो उसको फ्यूचर में इसकी फंक्शनैलिटी को बेटर बना पाए। तो हम लोग इसीलिए ये चैलेंजेस होते हैं कि आपको तुरंत डिसाइड करना होता है कि आपको क्या एक्शन लेना है। बॉडी आता है, कोई एक्सीडेंटल केस आता है, मान लीजिए कोई वाइटल ऑर्गन उसका इंजर हुआ है, या पेशेंट का कोई मेन आर्टरी है जो ब्लड लेके जाती है वो कट गई है। तो ये रिकॉग्नाइज करना, और रिकॉग्नाइज करने के बाद तुरंत उसको ऑपरेट करना, ठीक है। तो ये चैलेंजेस हैं जो हम लोग फेस करते हैं। ओके सर, ऐसा कोई चैलेंज आपने फेस किया है जो अपनी लाइफ में, कि कोई ऐसा बड़ा चैलेंज हो आप उसे कभी भूल ना पाए लाइफ टाइम? हमारे साथ एक केस हुआ था ये कि एक असॉल्ट का केस था। एक लड़की आई थी हमारे पास जब मैं किंग जॉर्ज में था, मैं चीफ रजिस्ट्रार था किंग जॉर्ज में। तो एक लड़की आई थी मेरे पास, मैं राउंड्स ले रहा था, तो मुझे नीचे से फ़ोन आया इमरजेंसी से कि सर एक असॉल्ट का केस आया है, एंड इट वाज एन असॉल्ट बाय एन एक्स। तो किसी पर्सन ने उसको
एक्स से, एक कुल्हाड़ी से उसको फेस पे इंजर किया था। वो इतना बुरी तरह इंजरी थी कि फर्स्ट इंस्टेंस में देख के लगा कि पेशेंट जो है हमारे हाथ से जा चुका है और हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ना तो उसमें हार्ट बीट थी, ना उसमें पल्स थी, और ना ही कोई ऐसे साइंस थे कि हम ये एसेस कर पाएँ कि ये लाइव है। तो ऐसे टाइम पे हम लोग या तो छोड़ दें और कोशिश आगे बढ़ें, लेकिन फिर कई बार मन करता है कि यू शुड ट्राई, और हम लोग को हमेशा ट्राई करना चाहिए। और प्लास्टिक सर्जरी में हमें यही सिखाया जाता है कि यू शुड फाइट टिल द वेरी एंड, मतलब नतीजा कुछ भी हम लोग को फाइट करना चाहिए। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने क्या किया कि उस पेशेंट में पहले 8 यूनिट ब्लड इंजेक्ट किया और उसका हार्ट मसाज किया, पूरा उसका हार्ट वापस आया है। फिर उसके हमने 9 घंटे सर्जरी करी है, पूरा फेस वेस उसका रिकंस्ट्रक्ट किया है, और अल्टीमेटली वो पेशेंट सर्वाइव कर गई। मतलब ये कुछ मिराकल्स होते हैं जो ऊपर गॉड की तरफ से डिसाइडेड होते हैं, और सही टाइम पे सही जगह पे पेशेंट पहुंच जाता है तो उसको ये फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है, और वो लड़की आज लाइव है और अपनी लाइफ में पूरी तरह से इन्वॉल्व है। ओके सर, रिकंस्ट्रक्टिव एंड कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स में क्या डिफरेंसेस हैं? देखिए, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होती है जब आपको किसी भी क्षतिग्रस्त पार्ट का या कोई भी डैमेज पार्ट का दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन करना होता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ रिकंस्ट्रक्ट करनी होती है जो जन्मजात ही पेशेंट में नहीं है, जैसे कंजेनिटल एनोमलीज होती हैं। कुछ लोगों को कंजेनिटली बहुत सारी चीज़ें एब्सेंट होती हैं, या कुछ बच्चों की फिंगर्स जुड़ी होती हैं आपस में, तो ये कंजेनिटल प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, यानी कि वो जो ऑर्गन नहीं है, आसपास के टिश्यूज़ को लेके उस ऑर्गन जैसा ही हमें कुछ बनाना होता है, ताकि पेशेंट को आगे लाइफ में प्रॉब्लम ना आए, और सारी जो रूटीन वर्क्स हैं उसके या जो भी है वो सब नॉर्मल अपना सुचारू रूप से हो जाए। तो ये हमारी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज होती हैं। कॉस्मेटिक सर्जरीज के बारे में ये कहना होता है कि ये एक्वायर्ड डिफेक्ट्स होते हैं जिनको हमें थोड़ी सी फिनिशिंग टच देना होता है बस। जैसे मान लीजिए किसी को फेस पे जिसके फैट एट्रोफी है, या मतलब कहीं पे फैट नहीं है, तो हम उसका एब्डोमेन से फैट निकाल के और इस एरियाज पे, अपने चीक्स पे हम इंजेक्ट कर देते हैं, तो एक फुलनेस आ जाती है। या फिर आपको आपके लिप्स हैं बहुत थिन हैं, तो उनको अगर आपको थोड़ा सा बल्क देना है, तो उसमें हम फिलर्स डाल के या फैट डाल के उसको हम थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, मोटा कर देते हैं। तो ये कुछ कॉस्मेटिक सर्जरीज होती हैं जो आपकी ब्यूटी को एनहेंस करती हैं। ठीक है, बाकी ये डिफरेंस होता है दोनों रिकंस्ट्रक्टिव में और कॉस्मेटिक सर्जरी। सर, ऐसा कौन सा कॉस्मेटिक प्रोसीजर है इंडिया में जो सबसे ज्यादा डिमांड में है? जी देखिए, रिमांजू सबसे ज़्यादा जो आजकल डिमांड में है वो लाइपोसक्शन है। लाइपोसक्शन में क्या होता है कि हम लोग बॉडी से फैट एक छोटे से कैनुला से निकाल लेते हैं, और वो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, डे के प्रोसीजर है, और पेशेंट आता है ऑपरेट करा के सेम डे घर भी जा सकता है। उसमें हमें बस कैनुलाज होते हैं पतले पतले, उनसे हम लोग डाल के फैट को सक कर लेते हैं, तो इमीडिएट उसके रिजल्ट्स आते हैं और पेशेंट जो है काफ़ी बेहतर महसूस करता है। तो बहुत ही कॉमन है। सर, इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं लाइक? देखिए, एज पर से जो कॉस्मेटिक सर्जरी है उसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं कि पेशेंट प्रोफाइल हमको देखना होता है कि उसके कोई और एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स तो नहीं है, और कोई एसोसिएटेड पेशेंट को कोई बीमारी तो नहीं है। अगर ये सब चीज़ें सब ठीक है, पेशेंट हेल्दी है, तो एज पर से कॉस्मेटिक सर्जरी के कोई बहुत मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं है। ओके सर, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि एक प्लास्टिक सर्जरी जो होती है, जी। आई मीन कॉस्मेटिक सर्जरी जो है, वो लोगों को मतलब बिल्कुल चेंज कर देती है, लाइक ब्यूटी इनहेंस करती है जी, लाइक। जी। तो फिर आपके पास ज्यादा पेशेंट कौन आते हैं, लड़के या लड़कियां? देखिए, अब पहले तो जनरली ट्रेंड था कि फीमेल्स का ज़्यादा ट्रेंड था आने का, तो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट लोगों की डिमांड्स होती हैं। कुछ गर्ल्स आती हैं कि उन्हें आर्टिफिशियल डिम्पल्स बनवाने होते हैं, ठीक है, और कुछ लोगों को अपने आईज़ के नीचे थोड़ी सी फुलनेस करानी होती है, किसी को अपने लिप्स थोड़े से ऑगमेंट कराने होते हैं, और किसी को अपनी स्किन पॉलिश करानी होती है, स्किन पॉलिशिंग होती है, डेड स्किन को निकालना होता है उस पर से। तो ये सब चीज़ें भी हैं, लेकिन जैसे जैसे ट्रेंड में देख रहा हूँ कि अवेयरनेस आ रही है धीरे धीरे, गर्ल्स भी आ रही हैं और अब तो बॉयज़ भी आ रहे हैं। तो मतलब जो यंग जनरेशन है बेसिकली, मैं कहूँगा ये आजकल बहुत जो ज़्यादा अवेयर है और इस चीज़ को लेकर, तो सभी लोग हमारे पास आ रहे हैं, मतलब तो मेल टू सर, फीमेल। ज्यादा क्वेरीज किससे रिलेटेड होती हैं? गर्ल्स की और बॉयज की अलग अलग क्वेरीज होती जी, होंगी, तो जी, किससे जी। ज्यादा रिलेटेड देखिए, होती हैं? गर्ल्स की तो क्वेरीज हैं, अधिकतर वो रहती हैं कि अपने थोड़ा सा फैट वो लेके शेप करने को, थोड़ा बॉडी शेपिंग को लेके, बॉडी कंटूरिंग को लेके, कि कुछ पार्ट्स हैं जो बल्की हैं उनको आपको फैट निकालना है उसमें से, प्लस अपने फेस को लेके होती है। उनका फेस में जैसे किसी का कुछ पिगमेंटेशन है, या फेस में किसी जगह पे फुलनेस नहीं है, कहीं पे डिप्रेस एरियाज हैं, तो उसमें हम लोग उसको फुल फिल करने के लिए, तो ये हमारी गर्ल्स में मेन प्रॉब्लम्स होते हैं जो मतलब अपने फेस से रिलेटेड होती हैं एस्थेटिक इम्प्रूवमेंट के लिए। और बॉयज़ में जनरली क्या है कि उनकी भी वेरिड होती हैं, लेकिन उसमें मेजर अधिकतर हम कहें तो लाइपोसक्शन है। बॉयज़ में अधिकतर क्या होता है, गायनेकोमेस्टिया होता है, तो इस चीज़ को लेके वो है क्वेरीज।
सर गायनेकोमेस्टिया होता क्या है, आप जी, और गायनेकोमेस्टिया होता मेंस है। इससे ज्यादा प्रेफर क्यों करते हैं? हाँ, देखिए इसमें गायनेकोमेस्टिया बेसिकली एक कंडीशन होती है जिसमें जो मेल्स होते हैं उनके ब्रेस्ट टिश्यू इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन है, हर 3 में से मैं कहूँगा, जैसे हमारी प्रैक्टिस में हम लोग देखते हैं हर 4 में से 3, मतलब 1-2 लोगों को ये होता ही होता है। तो वो जनरली इसका कोई भी फैक्टर नहीं होता है, वो बस ये होता है कि आपके हार्मोन लेवल्स जैसे हैं आजकल, या जो कुछ भी है, तो उसमें वो ब्रेस्ट टिश्यू बढ़ जाते हैं। तो उसको करने के लिए, खत्म करने के लिए, कम करने के लिए हम लोग लाइपोसक्शन करते हैं, और ग्लैंड एक्सिजन भी कई बार करना पड़ता है। सर जैसे अभी आपने बताया लिपोसक्शन के बारे में, तो अभी ऐसी कोई और नई टेक्निक्स आई है क्या एक्सेस बॉडी वेट को लेके? देखिए रिमांशु, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। कुछ लोग करते हैं बाहर से फैट को फ्रीज करने का एक सिस्टम है, के ऊपर कूलिंग पैड्स लगा देते हैं। लोग कहते हैं कि इससे फैट सेल्स मर जाते हैं और वो निकल जाते हैं। ये एक टेक्निक है जो नॉन इन्वेसिव है, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। फर्दर एडवांसमेंट है, जैसे हमारे लिए कैनुलाज है या लाइपोसक्शन है, उसी में एडवांसमेंट्स हमारे बढ़ गए हैं। उसी में एडवांसमेंट ये है कि एक तो कैनुला हो गया जिससे हम सिंपल निकालते हैं। दूसरा, अब हम क्या करते हैं, एक हमारे पास वेजर मशीन होती है। वेजर आपकी लेजर असिस्टेड होती है। वो पहले कैनुला अंदर पेट में डाला जाता है, वो क्या करती है, सारे फैट को लिक्विफाई कर देती है, और फिर आप कैनुला सक्शन कर लेते हैं। तो इस तरह के इंप्रूवमेंट्स आते जा रहे हैं, जैसे जैसे कैनुलाज हमारे इंप्रूव होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती जा रही है, तो हमारे कैनुलाज और इफेक्टिवनेस ऑफ सर्जरी वो इंक्रीज होती जा रही है। तो ये चीज़ है। तो क्या सर ये सारी सर्जरीज जो भी आप करते हैं ये जी, सेफ हैं क्या? ये बिल्कुल सेफ है रिमांशु, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हम लोग, पहली चीज़ है कि कोई मेजर ऑर्गन में आपका डील नहीं कर रहे हैं, हम आपकी केवल स्किन की चर्बी में डील कर रहे हैं। वो फैट है केवल, हम लोग कोई वाइटल ऑर्गन्स में जा नहीं रहे हैं, आपके एब्डोमेन में नहीं जा रहे हैं अंदर। दैट इज ओनली योर फैट विच इज अंडर योर स्किन। तो हम लोग उसी पे कर रहे हैं काम, तो हमें कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है इसमें, और ना ही ये लाइफ थ्रेटनिंग है या कुछ है। तो सर ये सारी सर्जरीज जो होती है ये एनेस्थीसिया में होती है या फिर इसमें पेन, मतलब ये देखिए कुछ सारी, पेनफुल होती है बहुत क्या? सारी नहीं, देखिए इसमें क्या है कि बहुत सारी कुछ प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जरीज होती हैं जो हम लोग लोकल एनेस्थीसिया में कर लेते हैं। जैसे आपकी फेस पॉलिशिंग है, ठीक है, या जो डिप्रेस्ड एरिया को फिल करना है, तो हमें लोकल एनेस्थीसिया में कर लेते हैं। कुछ जो बड़ी सर्जरीज होती है, जैसे बॉडी में पूरे पेट से फैट निकालना है, या किसी एरिया को कंटूर देना है, पूरा करना है, तो ये हमारी जनरल एनेस्थीसिया में होती है। जनरल एनेस्थीसिया जनरली देते हैं तो पेशेंट को कुछ पता ही नहीं लगता है, वो बस एनेस्थीसिया में जाता है, और जब उठता है तो सर्जरी हो चुकी होती है, तो उसमें उसको कोई पेन नहीं होता है। और लोकल एनेस्थीसिया में भी जब हम देते हैं पेशेंट को, तो बिल्कुल एक छोटा सा पिन प्रिक टाइप होता है, जिससे हम दवा डालते हैं जो उस एरिया को पूरा आपको एनेस्थेटाइज कर देती है। फिर हम उसको सर्जरी कर देते हैं, पेशेंट को कोई पेन नहीं होता, एंड देन पेशेंट कैन गो होम। सर जैसे कि हमने छपाक मूवी में देखा था कि उस लेडी को मतलब मल्टीपल सर्जरीज रिक्वायर हुई थी, तो ऐसे नॉर्मल कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स में भी मल्टीपल सर्जरीज रिक्वायर होती हैं क्या? देखिए क्या है कि जैसे कॉस्मेटिक सर्जरीज होती हैं, एक ही बार में जो है सारे एरियाज को कंटूर नहीं किया जा सकता है, तो डेफिनेटली कॉस्मेटिक सर्जरीज की जहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे हम लोग जो है 2-3 सेटिंग्स, 4 सेटिंग्स हम लोग को ज़रूरत पड़ जाती है कई बार। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है लेकिन कि हर केस में पड़े, कि ऐसा नहीं है कि एक बार आपने कॉस्मेटिक सर्जरी कराई है तो आप हमेशा ही कराएंगे, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपको क्या डिफेक्ट है, क्या प्रॉब्लम है, क्या है, तो उसके हिसाब से हम लोगों को एक प्लान बनाना होता है कि आपको किस तरीके से हमको प्रोसीड करना है, तो वो उस तरीके से होता है। सर प्लास्टिक सर्जरी कितनी कॉस्ट इफेक्टिव है कि एक मिडिल क्लास फैमिली इसे अफोर्ड कर सकती है? जी बिल्कुल हिमांशु, अभी क्या है कि जैसे जैसे ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है, अधिकतर हमारे जो पेशेंट्स हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं, अवेयरनेस बढ़ रही है। प्लस पहले जैसा होता था कि लोग कहते थे कॉस्मेटिक सर्जरीज बहुत ज़्यादा रिच एंड एफ्लुएंट लोग यूज़ कर सकते हैं और बहुत कॉस्टली होती हैं। ऐसा अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब मिडिल क्लास लोग आ रहे हैं, प्लस जो सर्जरीज की कॉस्ट है वो भी काफ़ी अब रीजनेबली डाउन हुई है। तो एक मिडिल क्लास फैमिली बिल्कुल अफोर्ड कर सकती है, और इसमें कुछ भी ऐसी वो वाली परेशानी वाली बात नहीं है, बिकॉज इट इज़ वेरी मच अफोर्डेबल। सर ये जो आपने ट्रीटमेंट्स बताए ये कितनी जी, प्रोग्रेसिव होती हैं? प्रोग्रेसिव देखिए, प्रोग्रेसिव तो इस तरीके से होती है कि हमारे पेशेंट्स को इमीडिएट रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, इन सर्जरीज से काफ़ी पेशेंट को बेनिफिट होता है। और प्रोग्रेसिव इस तरीके से भी हम लोग कह सकते हैं कि पेशेंट को अगर बेनिफिट होता है और उसे लगता है कि और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, या डॉक्टर उसे जो प्लान बताता है उसके हिसाब से हमें इसको आगे प्रोसीड करना होता है। ठीक है, अगर हमें लगता है कि पेशेंट सेटिस्फाई है, पेशेंट भी को भी लगता है कि हाँ और ज़रूरत नहीं है सेटिस्फाई, तो फिर हम आगे प्रोग्रेसिवनेस उसकी नहीं होती इतनी ज़्यादा, और हम लोग एक जगह पे जाके प्लान को उसको ख़त्म कर देते मेनली हैं। डिपेंड्स जी ऑन द पेशेंट कंडीशन। जी, डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट कंडीशन, और उसको बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है पेशेंट को, ओके। ये। सर आप प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड हमारे ऑडियंस को कुछ टिप्स वगैरह देना चाहते हैं? जी हिमांशु भाई, बस यही टेक होम मैसेज और छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैं देना चाहता हूँ, कि अपनी स्किन का ध्यान रखें। ठीक है, अपना चीज़ों का अपनी बॉडी उसका ध्यान रखें, कि
सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी स्किन का ध्यान रखने के लिए हम लोग क्या करना है, वेदर के अनुसार हम लोगों को कुछ ट्रीटमेंट्स करने हैं, टोनिंग करनी है स्किन की, मॉइस्चराइजर यूज़ करने हैं। कभी भी बाहर निकलेंगे तो हमें सनस्क्रीन लगानी है। सनस्क्रीन के बारे में ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोग लगाते हैं मॉर्निंग में, फिर वो इवनिंग तक लगाते नहीं हैं, उन्हें लगता है कि इट्स इनफ। ऐसा नहीं है, एवरी 3 घंटे बाद 4 घंटे बाद जो है आपको रिपीट करना पड़ता है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन से फ़ायदा ये होता है कि एक तो जो स्किन है, जो कई लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है सनलाइट से, तो वो काफ़ी पिगमेंट हो जाती है, प्लस वो रफ हो जाती है। तो सनस्क्रीन से क्या होता है, जो आपकी यूवीए यूवीबी की जो आपकी किरणें हैं वो सनलाइट को आपकी स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं, और आपकी स्किन जो है वो यूथफुल बनी रहती है। प्लस आपको स्किन की प्रॉपर हेल्थ के लिए मॉइस्चराइजर्स यूज़ करने चाहिए, और विटामिन सी के सीरम्स यूज़ करने चाहिए जो आपकी स्किन को सेल्स को रिजुविनेट करें, आपकी जो डेड सेल्स हैं वो रिमूव करें, और आपके न्यू स्किन आए जो बिल्कुल ग्लोइंग और फ्रेश हो। सर थैंक यू सो मच, और आपसे बात Most करके welcome. बहुत अच्छा लगा। आई थिंक हमारी ऑडियंस को भी पसंद आएगी ये वीडियो। थैंक यू रिमांशु, थैंक यू सो मच। बस मैं यही कहूँगा कि सारे ऑडियंस के लिए कि आपने जो बहुत अच्छा ये है कि आप लोगों ने अरेंज किया है, बिकॉज बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती है कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी के बारे में। एक इनोवेटिव थॉट है आपका, और आपकी तरफ से आई विल लाइक टू थैंक पैनोरामिक डायरीज टू जस्ट that they have come and explored this new area, and this area is a very new area, plus जो जनरल मासेस के लिए और जनरल लोगों के लिए, मीडियम क्लास लोगों के लिए, सभी के लिए एक नॉलेजेबल चीज़ है, जिसमें हम लोग चीज़ें हम लोगों ने काफ़ी एक्सप्लोर करी हैं और उनको बताया है कि हम लोग प्लास्टिक सर्जरी में और क्या क्या करते हैं। तो ये आपकी बहुत अच्छी पहल है, और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करते रहें और आगे इंक्रीज़ करें और लोगों में अवेयरनेस करें। सो दिस इज़ अ रियल वर्क फॉर द सोसाइटी। थैंक यू थैंक सो यू मच। सो मच सर।